रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निशबा है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को यानी कि कोई चीज हो वो उसको आदमी बनाए। इंटेलिजेंस यानी कि थिंकिंग पावर, हमारे सोचने की जो सी पावर होती है, यानी कि जो सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम मेन मेड प्लस थिंकिंग पावर भी कह सकते हैं। इसमें इससे क्या होता है? ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर एआई की बात करें तो सबसे अच्छी एग्जांपल जो हमें एआई में मिलती है वो रोबोट की ही मिलती है। यानी कि जो काम हम कर सकें, जैसे एक रोबोट थी सोफिया, यानी कि बहुत से ऐसे रोबोट हैं। एक रिपोर्ट लाइन भी है, यानी कि जिस लाइन को हम खींचेंगे उसी लाइन को फॉलो करके वो वाला वर्क करेगी। यानी कि एक और है साइंस रिपोर्ट भी है, जो काम के यानी कि जो उनसे घर के काम होते हैं उनको, यानी कि जो उनसे सर अंजाम देने के लिए हाथ बटाते हैं उनके साथ। हमारे घर में बहुत से ऐसे इक्विपमेंट भी होती हैं जिसमें एआई भी काम करती हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम, ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अलावा कैमरा है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम इसके फाउंडेशन ऑफ एआई जो सी है इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें आ जाता है। स्लाइड नेक्स्ट। हमारे पास आ जाता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या होता है हमारे पास? अगर हम इसकी बात करें, एक हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसको डील करना होता है, यानी कि डील किससे करना होता है? ह्यूमन सिस्टम से। यानी कि जो सी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आ सकती, या फिर कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो हमें समझ नहीं आ सकती। तो इसके लिए जो से लिंग्विस्टिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि जो सी रिप्रेजेंटेशन नॉलेज ग्रामेटिकल है, इसकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हम कंप्यूटर को जो भी बात समझाएं उसको इजीली समझ आ जाए, या फिर अगर कोई कंप्यूटर की तरफ से हमें कोई आउटपुट दी जाए तो हमें उनकी बात की भी समझ आ जाए। यानी कि इसमें जो से इम्पोर्टेंट रोल है वो लिंग्विस्टिक का है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक। इसमें एक ऐसी मशीन है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी मशीन है जो सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो उसे सेल्फ कंट्रोल कर पाए, यानी कि बात हो रही है इसकी। तो ये इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो कंट्रोल थ्योरी और साइबरनेटिक की बात कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी लिविंग थिंग होती है, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही है, यानी कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, तो जो उनसे लिविंग थिंग है वो उसी हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने अंदर चेंज लेके आएंगी। जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसे ही वो अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगी। यानी कि इसमें ये है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगी, जैसे जैसे किसी और में चेंजेस होंगे, वैसे वैसे ही ये अपने अंदर जो उनसे लिविंग थिंग है उसमें चेंजेस करी जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें हम इसका मेन रोल, मेन मकसद क्या है कि हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ कंप्यूटर में जो भी चेंज आती है, यानी कि जो सी फर्स्ट प्रोग्रामिंग मशीन बनाई गई थी, इसमें हमने जो से है इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सी हमारे पास बनाई गई है, इसमें जो सी इंस्ट्रक्शंस होती है ना उनको स्टोर करने के लिए पेंच कार्ड का यूज करते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम जो भी कंप्यूटर इजाद होता है, यानी कि किसी में हार्डवेयर में चेंजेस होते हैं, बहुत सी चेंजेस होती हैं, लेकिन जो से पहले कंप्यूटर से इजाद किए गए उसमें जो सी चेंजेस हुई थी वो हार्डवेयर में हुई थी। यानी कि हमने पहले भी इसमें पढ़ा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, थर्ड। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हुई हैं। किसी कंप्यूटर में हार्डवेयर की चेंजेस हुई हैं, किसी में स्पीड की चेंजेस हुई हैं, किसी में साइज की चेंजेस हुई हैं। यानी कि जो से हम पहले कंप्यूटर यूज करते थे उसमें जो सी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी उसके लिए हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। यानी कि वो जो सी है साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, इसकी जो सी प्राइस है वो भी लेस थी, और कंप्यूटर में जो सी स्पीड थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करेंगी जैनब। अस्सलाम माय नेम इज जैनब और मैं आपको बताऊंगी फाउंडेशंस ऑफ एआई के। फर्स्ट है फिलोसफी। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, वेयर डज नॉलेज कम फ्रॉम, हाउ डज नॉलेज लीड टू एक्शंस। फिलोसफी में हमारे पास जो फर्स्ट फिलोसफर हुए थे वो थे एरिस्टोटल। ही वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट अ प्रीसाइज सेट ऑफ लॉज गवर्निंग द रैशनल पार्ट ऑफ द माइंड। इन्होंने इनफॉर्मल सिस्टम की थ्योरी दी थी जिसे हम लॉजिक भी बोलते हैं।
थॉमस होब्स ने 1588 और 1679 में थे, जो फिलोसफर थे. सेकंड, proposed that reasoning was like numerical computation, that we add and subtract in our silent thoughts. और सेकंड है इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं. what are the formal rules to draw. बैक वाली स्लाइड ओपन करनी थी. और सेकंड है व्हाट कैन बी कंप्यूटेड. इसमें जॉर्ज बुले ने दी थी. इसमें उन्होंने कहा था कि who worked out the details of proportional और बुलेन लॉजिक बुलेन. और सेकंड जो थी इन 1879 में थी, गोटलूफ फ्रेच ने दी थी इन 1848 to 1925. एक्सटेंडेड बोल्स लॉजिक to include objects and relations creating the first order logic that is used today. और इसकी थर्ड जो है वो है न्यूरोसाइंस. नेक्स्ट करो. और थर्ड जो है इसकी न्यूरोसाइंस है. इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हाउ टू ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन. न्यूरोसाइंस इज द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, पार्टिकुलरली द ब्रेन. इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो ब्रेन की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम न्यूरॉन साइंस कहते हैं. न्यूरॉन साइंस जो वर्ड है वो आया है न्यूरॉन से. न्यूरॉन जो है वो हमारे ब्रेन की सबसे स्मॉलर यूनिट है, जो सब एक्शंस जो हमारे ब्रेन में परफॉर्म करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और 33.5 पीसी एरिस्टोटल रोट ऑफ ऑल द एनिमल्स मैन हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स साइज. और फोर्थ वन है साइकोलॉजी. इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है हाउ डू ह्यूमंस एंड एनिमल्स थिंक एंड एक्ट. जो भी बिहेवियरिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं भी हमारे रिस्पॉन्स जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं वो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई पर. उसके बाद नेक्स्ट आती है कॉग्निशन. इसमें हम ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं. और फिफ्थ जो है इकोनॉमिक्स है. और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हाउ शुड वी मेक डिसीजन टू मैक्सिमम पे ऑफ. और सेकंड है हाउ शुड वी डू दिस व्हेन द पे ऑफ मे बी फॉर इन द फ्यूचर. इकोनॉमिक्स का जहाँ तक हम मतलब समझते हैं मनी से, पर एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो स्टडी करते हैं पीपल्स की चॉइस पे कि वो किस तरह डिसीजन करते हैं कि उन्हें, या इसके पीछे ये है होता है कि इंडिविजुअल को अगर हम एज अ एजेंट हो पाए. थैंक यू. और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो अब पता चल रहा है, मगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया है ये बहुत सालों पहले का है. तो एंशियंट इन्वेंटर्स ने उस चीज़ क्रिएट की थी जिसका नाम रखा था ऑटोमेटन्स. तो के इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते थे. और वो ऑटोमेटिक जो है वो सानिया आपकी आवाज नहीं आ रही. तो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या यार मेरी? बहुत थोड़ा कम है. सा लाउड बोल. थोड़ा सा लो. हेलो, आ रही है आवाज?
जी ठीक है। अब अब ठीक है, आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सानिया और मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ एआई एक्सप्लेन करूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आइडिया वो काफी हजारों साल पहले का है। ये जो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ हुए हैं, ये अभी अभी की कोई चीज नहीं है, काफी पुरानी इजाद है। पहले के वक्त में लोगों ने कुछ मशीनरीज बनाई थी जिनका नाम रखा था ऑटोमेटन्स, जो कि अपने तौर पर मूव कर सकती थी। और ये जो वर्ड है ऑटोमेटन्स, ये एक एंशियंट ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है एक्टिंग ऑफ वंस ऑन विल। अर्ली 1900s में काफी मीडिया और काफी साइंटिस्ट का जो रुझान था वो आर्टिफिशियल ह्यूमंस की तरफ मरकूज था। और उन सबका एक ही सवाल था, क्या ये मुमकिन है कि हम एक मस्नूई ज़हन तैयार कर सकते हैं या नहीं। काफी क्रिएटर्स ने कुछ रोबोट्स बनाए थे जो कि फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर सकते थे और इवन के चल भी सकते थे। और ये जो वर्ड रोबोट है ये एग्जैक्ट प्ले में आया था, तब से लोगों ने इस टर्म को यूज करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, अब बर्थ ऑफ एआई जो है वो 1950 से स्टार्ट हुई, लेकिन इससे पहले का जो 50 साला दौर है वो ग्राउंड वर्क है एआई का। यहाँ पर सबसे पहले 1921 में जैक प्ले राइट ने एक फिक्शनल प्ले किया था जिसका नाम था रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। और वहाँ पर उन्होंने आइडिया प्रोवाइड किया था आर्टिफिशियल पीपल का जिनका नाम था रोबोट्स। और यहाँ से ये टर्म यूज होना स्टार्ट हुई थी। फिर 1929 में जापानीज प्रोफेसर माकोतो निशिरुमा ने अपना फर्स्ट जापानीज रोबोट बनाया था जिसका नाम था गेकु टेंसुको। और फिर 1949 में कंप्यूटर साइंटिस्ट एडमंड कैलिस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था जायंट ब्रेन्स और मशीन्स दैट थिंक। और उन्होंने इस बुक में ह्यूमन ब्रेन को और कंप्यूटर ब्रेन को कंपेयर किया था। अब आ जाएंगे बर्थ ऑफ एआई पे 1950 में। अब 1950 के दौर तक लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया था और लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज़ और क्या ये पॉसिबल है कि हम आर्टिफिशियल ह्यूमंस बिल्ड कर सकते हैं या नहीं। एलन ट्यूरिंग ने यहाँ पर अपना एक काम पब्लिश किया था जिसका नाम था कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जो कि बाद में जाके ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से फेमस हुआ और लोगों ने इसे कंप्यूटर इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया। 1952 में कंप्यूटर साइंटिस्ट आर्थर सिम्यूल ने एक गेम प्रोग्राम डेवलप किया चेकर्स प्ले करने के लिए, जो कि इंडिपेंडेंटली गेम प्रोग्राम था। 1955 में जॉन मैकार्थी ने एक वर्कशॉप हेड की थी डार्टमouth में, जिसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के लफ्ज़ को पहली बार यूज़ किया और यहाँ से ये लफ्ज़ पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट बर्थ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाती है एआई मैचुरेशन, जब लोगों को काफी ज्यादा आइडिया हो गया था कि आखिर एआई है क्या और ये पॉसिबल है या नहीं। 1958 में जॉन मैकार्थी ने एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई प्रोग्रामिंग डेवलप की थी जिसका नाम था लिस्ट, यानी कि लिस्ट प्रोग्रामिंग। और ये आज के दौर में भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है एआई डेवलपमेंट में। 1959 में आर्थर सिम्यूल ने टर्म क्रिएट की मशीन लर्निंग, जिसमें उन्होंने बताया था कि गेम्स प्ले करने के लिए चेस गेम्स प्ले करने के लिए रोबोट्स का यूज किया था। 1961 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट तैयार किया गया जो कि डाई केसिंग और वेल्डिंग पार्ट्स को कार में फिट करता था, जो कि ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और डेंजरस था। 1965 में एडवर्ड एंड जोशुआ ने एक एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएट किया जो कि थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग करने की एबिलिटीज रखता था। 1966 में जोसेफ ने अपना फर्स्ट चैटरबॉट क्रिएट किया एलिजा, जो कि एक साइकोथेरापिस्ट था। इसमें उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया। फिर 1968 में सोवियत मैथमेटिशियन एलेक्सी ने ग्रुप मेथड्स ऑफ डाटा हैंडलिंग जर्नल पब्लिश किया, जो कि उनके जर्नल का पार्ट था एवोटोमेटिका, जिसमें उन्होंने एआई की कुछ अप्रोचेस के बारे में डिस्कशन की थी जिनको हम आज डीप लर्निंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एआई विंटर्स, यानी कि एआई पे एक सर्द दौर भी गुजरा है जहां पर एआई की तरफ लोगों का जो रुझान है वो काफी कम हो गया था। इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जो इन्वेस्टर्स थे
उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी थी, लेकिन उन्हें इन रिटर्न काफ़ी कम मिल रहा था। तो ये जो 6 साल थे 1987 से 1993, तो ये एआई का काफ़ी सर्द दौर गुजरा है। नेक्स्ट आ जाते हैं एआई एजेंट्स का दौर। यहाँ पर 1997 में डीप ब्लू जो कि आईबीएम ने डेवलप किया था, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियन प्ले किया गया था एक ह्यूमन और एक मशीनरी के दरमियान, और यहाँ पर रोबोट फर्स्ट टाइम ह्यूमन से एक गेम प्ले में विन किया था। 1997 में विंडोज ने एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया था, जिसको डेवलप किया था ड्रैगन सिस्टम ने। 2002 में फर्स्ट रोम्बा रिलीज हुआ था। 2011 में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आंसर क्वेश्चंस का एक प्रोग्राम डेवलप किया गया था, जिसका नाम था वाटसन, जो कि आईबीएम ने डेवलप किया था। नेक्स्ट 2011 में एप्पल ने सीरी को रिलीज किया था, जो कि वर्चुअल असिस्टेंट था, और आज के दौर में भी इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अभी रिसेंट के दौर में देखें, 2015 में एलन मस्क, स्टीफन हॉकिन एंड स्टीव वोजेनियक ने एक ऑटोनॉमस वेपन्स प्रिपेयर किए थे वॉर टाइम के लिए। 2016 में हैंसन्स रोबोटिक्स ने क्रिएट किया था ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम था सोफिया, और ये फर्स्ट रोबोट था जो कि फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस और ह्यूमन अपीयरेंस रखता था। 2017 में फेसबुक ने अपना एक एआई चैटरबॉट लॉन्च किया। 2020 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी की टेस्टिंग स्टार्ट की, और 2021 में ओपन एआई ने डेवलप किया डैली, जो कि प्रोसेस कर सकता था इमेजेस को। और अब आज के दौर में आप देख सकते हैं हम बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं जो एआई बेस्ड है, जिनमें ये सारी चीज़ों का मिक्सचर मौजूद है। थैंक यू। नाउ आई एम कॉलिंग माय नेक्स्ट मेंबर। फिजा। Assalamualaikum. I'm going to explain you 5 branches of AI. The very first one is machine learning. Machine learning is a subset of AI. ML is a ability of machine to learn from data and algorithm automatically. ML uses the essential components of AI we earlier discussed earlier to make decision without being explicitly programmed by a human. अब मशीन लर्निंग क्या है, वो एआई का एक सबसेट है, यानी एआई के अंदर से ही निकला है। मशीन लर्निंग की मदद से मशीन लर्निंग कंप्यूटर को मदद देती है कि हमने जो भी डाटा और एल्गोरिथम प्रोवाइड किया है वो मशीन ऑटोमेटिकली लर्न कर सके। ML uses essential component of AI we discussed earlier to make decision without being explicitly programmed by a human. अब ML में क्या होता है कि हम जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं वो AI जो है वो अपने अवेलेबल कंपोनेंट्स की मदद से उस डाटा को फेच करता है और हमें हमारी आउटपुट प्रोवाइड करता है, और ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। इसमें कहीं भी ह्यूमनली क्रिएटेड प्रोग्राम या कोडिंग्स ऐड अप नहीं होते। नेक्स्ट वन इज डीप लर्निंग. Think of deep learning as a subset of machine learning. At its core, DL uses artificial neural networks inspired by human brain. अब जो DL है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है, यानी DL जो है मशीन लर्निंग से निकला है। इसमें क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन होते हैं। जैसे कि DL है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह DL में भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि पिक्चर से क्लैरिफाई हो रहा है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट लेयर इज इनपुट लेयर, लास्ट वन इज आउटपुट लेयर, एंड द रिमेनिंग मिडल 2 लेयर्स आर हिडन लेयर्स. DL uses these neural networks to extract features from the data, leading to better performance than machine learning and often more powerful representations. अब मशीन लर्निंग में क्या होता था कि हम फीचर्स प्रोवाइड करते थे, फिर हम एल्गोरिथम देते थे, डाटा देते थे, लेकिन डीप लर्निंग में हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा देना पड़ता है। With DL, there's even less human interventions than with ML. अब इसमें जो है ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होती है, यानी ह्यूमन की मदद बहुत कम ली जाती है।
However, you need too much greater volume of data than DL is more common than you think. For instance, human assistance technology like Amazon Alexa and Google Home uses DL to improve their natural language processing. अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? हमारे अलेक्सा में, गूगल में एंड अमेजोन में डीप लर्निंग यूज़ की जाती है. The next branch is natural language processing. Natural language processing में जैसे कि हम दो ह्यूमन बीइंग जब आपस में बात करते हैं तो वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं. समझना ज़रूरी है, तभी वो मेरी बात को समझेगा और उसके मुताबिक रिकॉर्डिंगली मुझे रिप्लाई देगा. इसी तरह जब दो कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं तो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं. तो वो एक दूसरे ताकि वो एक दूसरे की बात को पहले सुने, फिर समझे और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें, रिप्लाई दें. अब डेफिनेशन समझ लेते हैं. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ AI दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन टेक्स्ट. नेचुरल लैंग्वेज की मदद से जो कंप्यूटर है हमारे बोले जाने अल्फाज को और लिखे हुए अल्फाज को समझ पाता है. NLP इज arguably the most commonly used AI at its intertwined in many of today's digital assistants. आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाने वाली जो AI की है कि सब वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है हमारी चैट बॉक्सेस में, वर्चुअल असिस्टेंट्स में और स्पैम डिटेक्शन में. जब चैट बॉक्स क्या है, जैसे कि हम अगर यूजुअली जो चैट्स करते हैं तो दोनों दो ह्यूमन बीइंग के दरमियान चैट होती है, लेकिन AI के टर्म में एक ह्यूमन बीइंग होता है और सामने जो होती है मशीन होती है जिसके साथ हम चैट करते हैं, यानी हम कोई क्वेश्चन, मशीन हमें उसका आंसर देती है. इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट्स है. NLP is also used to generate sentiment analysis, which analyze text and extract the emotions and attitude about a product or services. अब sentiments वगैरह में भी NLP यूज़ होता है. sentiments analysis होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो इस पे सेंटिमेंट एनालिसिस यूज़ होगा, यानी कि लोग क्या करेंगे, रिव्यूज़ देंगे. अब NLP क्या करेगा, उन रिव्यूज़ को रीड आउट करेगा, एनालाइज करेगा और बताएगा कि ये जो रिव्यूज़ हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. थैंक्स. Assalamu alaikum. My name is Ikra. Now I am explain 5 branches of AI. Robotics. AI की branches हैं. Robotics. AI में robotics रोबोट्स या मशीनों को तैयार करने और डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है. रोबोटिक्स साइंस और इंजीनियरिंग में बैनुल-ज़ाब्ता शोबा का इख्तियार किया हुआ है. बैनुल-ज़ाब्ता मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इल्मी साइंसी मज़ामीन को सामना है, जिसमें मैकेनिकल डिजाइनिंग, पैदावार, ऑपरेटिंग के इस्तेमाल का तयन करता है. ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ इनके कंट्रोल और ज़हनी नताइज और इसकी अदर मालूमात को भी की तब्दीली के लिए आगे बढ़ता है. नेक्स्ट आता है आपके पास फूजी लॉजिक. फूजी लॉजिक दुनिया में हमेशा बाइनरी के फॉर्म में काम नहीं चल सकता, जिसकी वजह से AI की डिवाइसेस के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कंडीशन दुरुस्त है या गलत. इसलिए फूजीनेस के मसाइल और बयानात को हल करने के लिए और इसे पहचानने में मदद करती है कि गलत है या सही. मिसाल के तौर पर फूजी लॉजिक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को ऐसे काम करने में मदद दे सकती है जैसे कि इसकी स्पीड ब्रेक लगाने में स्पीड इसकी हल्की रखनी है या ज़्यादा. AI में फूजी लॉजिक को समझने के लिए इफ देन स्टेटमेंट के जरिए सीखा जा सकता है. थैंक यू. नेक्स्ट मेरा टॉपिक है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्का है और मैं आज आपको स्ट्रॉन्ग AI और वीक AI के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग AI को हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मशीन्स बनाने के बारे में. और वो मशीन्स कौन सी होंगी जो कि ह्यूमंस के माइंड की तरह काम करें. जो काम इंसान का दिमाग कर सकता है वैसा ही वो काम करें. और हम इसके अंदर से
बोरिंग आइडियाज फ्रॉम साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस। हम न्यूरोसाइंस मतलब इंसान के जैसे इंसान अपना काम करता है साइकोलॉजी के मुताबिक, और न्यूरोसाइंस हम वहां से उनसे आइडियाज लेके हम कैसे मशीन्स बनाएं। और जैसे इंसान कभी चीजें भूल जाता है, उसको जेनेटिक्स समझ आनी चाहिए और उसको लैंग्वेज। और एक ये नोट है कि अभी स्ट्रॉन्ग एआई, क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमंस जैसा होना चाहिए दिमाग इसका, वैसे भी कोई इतनी खास अच्छी मशीन नहीं बनी जिसको हम कहेंगे कि ये पूरा स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल इंसान को रिप्लेस कर देगा। और दूसरा है वीक एआई। वीक एआई को हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और ये वो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सिर्फ खास चीजों तक महदूद है, जो सिर्फ हम मतलब वो नैरो एरिया तक मौजूद है। ठीक है, जैसे कि अगर हम गूगल असिस्टेंट, सीरी एंड एलेक्सा, हम उससे सिर्फ उसको कह सकते हैं कि हमें ये बता दो इसका क्या करना है, इसको सर्च करना है, उसको उसके जो उसके अंदर कोडिंग हुई है, हम उससे बियॉन्ड उससे कुछ भी नहीं पूछ सकते। जैसे सर्च इंजन में बस हम उससे सर्च करवा सकते हैं टॉपिक्स के बारे में। चैटबॉट्स में हम सिर्फ एक दूसरे से मशीन से या जिससे भी हमने चैट करनी है हम कर सकते हैं। और रोबोट्स, रोबोट सिर्फ हमें जैसे मुख्तलिफ तरह के रोबोट होते हैं, कोई सफाई करने में हमारी मदद करता है, कोई वॉशिंग मशीन में रोबोट आ गया, कोई जो उनसे भी रोबोट है। थैंक यू, मेरा टॉपिक यही था।